नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 2018 वर्ष से हमने शुरुआत की थी। आज जीएस 3 का डिस्कशन शुरू करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा, अगर हमारे पेड ग्रुप संबंधित आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जिस पेड ग्रुप में क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, तो इन दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले, हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड कहीं छुपा होता है। हमको उस कीवर्ड को पहचानना है, उस मुख्य शब्द को पहचानना है और उसी के अनुसार हमें अपना उत्तर तैयार करना है। फिर जब भी आप अपना उत्तर तैयार करते हैं तो इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं। ये जो पहला पार्ट होता है इसको आप कहते हैं इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। इसमें बेसिकली आप भूमिका बांध देते हैं कि आने वाले उत्तर में आप क्या लिखने जा रहे हैं। ये जो होता है ये करीब पूरे क्वेश्चन का 1/10 भाग होता है। यानी अगर आप 100 शब्दों में अपना उत्तर लिखना चाह रहे हैं तो जो परिचय है वो करीब 10 शब्दों में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई फैक्ट दे सकते हैं, किसी का डेटा दे सकते हैं। फिर जो नीचे का सब्जेक्ट मैटर है इस पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो, क्वेश्चन की मांग के अनुसार आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिखेंगे। आमतौर पर आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल दें, फैक्ट लिखें, रिपोर्ट लिखें, मानचित्र बनाएं। अगर कोई पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें आप न्यायालय के निर्णय के बारे में लिखेंगे। जितना आप इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना आपका उत्तर और मजबूत और बेहतर होगा। फिर जो तीसरा भाग है ये है निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन का। अगर इसकी बात करूं तो दोस्तों ये संतुलित आपको रखना है, यानी कि ना आपको किसी एक तरफ झुकाव दिखाना है, ना आपको किसी के विपरीत दिशा में बहुत ज़्यादा लिखना है। आपको संतुलित रखना है, आशावादी दृष्टिकोण रखना है, सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है और निष्कर्ष जब भी आप देंगे कोशिश करेंगे कि उसमें एक समाधान का भी आप उल्लेख करें। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वैश्वीकरण के बारे में पूछा गया है क्या इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं वैश्वीकरण के भारत में औद्योगिक विकास पर। तो जब प्रभाव पड़ने की बात आती है तो ये तो स्वाभाविक है कि सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव पड़ेंगे। तो अपने उत्तर में आपको दोनों का ही जिक्र करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, देखिए आप डिफाइन करिए ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है वो ग्लोबलाइजेशन के ही चारों तरफ घूमता है। तो वैश्वीकरण को परिभाषित करिए। फिर वैश्वीकरण से होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों का उल्लेख करें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप उदाहरण भी मेंशन करें। उदाहरण लिखने से आपका उत्तर और ज़्यादा मजबूत बनता है और बेहतर बन जाता है। और फाइनली जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप ये लिखकर अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के या वैश्वीकरण के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो यानी एक सल्यूशन के तौर पे आपने अपना उत्तर समाप्त किया और इसी की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन को या फिर वैश्वीकरण को परिभाषित करेंगे। होता क्या है भाई, विचारों का, उत्पादों का, संस्कृति का, आइडियाज़ का आदान प्रदान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन कहलाता है या फिर वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो वैसे तो इसके बहुत विस्तृत इम्पैक्ट हैं, लेकिन हमको सिर्फ इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में लिखना है, भारत में औद्योगिक विकास के पर्सपेक्टिव में लिखना है। तो आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव में बात करें तो देखिए ग्लोबलाइजेशन से दोस्तों हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, ज़्यादा आएगा। जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा तो हम देखेंगे कि जो कंपनी यहाँ पे है वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी।
तो अगर पहले उसके इतने ऑपरेशन थे तो अब वो इतने ऑपरेशन करना चाहेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने को जब वो जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा लोग भी चाहिए होंगे, तो इससे जॉब्स जनरेट होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे कि पॉवर्टी भी कम हो सकती है कुछ मात्रा में। अब ऐसा कुछ इंडस्ट्रीज़ में देखा भी गया है। मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी दवाई से संबंधित, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वहीं पे देश में ग्लोबलाइजेशन के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आएगी। जो दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी चल रही होगी और वो हमारे देश में चल रही टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड होगी, तो वो हमारे देश में आएगी। उसके देश में आने की वजह से ऑटोमेशन बढ़ेगा, यानी मशीन्स का यूजेज बढ़ेगा, बेहतर मशीन्स आएंगी, तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी से संबंधित एक नेगेटिव पॉइंट देखें तो संभावना है कि जॉब्स यहाँ पे चली जाएंगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। रोबोट्स का युग आने वाला है, तो ये जब रोबोट्स का युग आएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि जॉब्स कम हो जाएंगी, क्योंकि जो काम अभी इंसान करता है वही रोबोट्स करेंगे और उनसे बेहतर और उनसे एफिशिएंटली वो कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है तो मशीन ही। उसके अलावा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई नया मार्केट खुल जाएगा। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन से भारत में सामान तो आएगा ही, लेकिन भारत से भी तो बाहर जाएगा। तो ये जो भारत से बाहर जाएगा उसमें बेसिकली हम लोग हैंडीक्राफ्ट की बात कर सकते हैं। जो भारत का हैंडीक्राफ्ट है उसको एक विदेशी मार्केट तक पहुंच मिल गई, तो यानी वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रुपया दे पाएंगे और देश की ओवरऑल जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और वहीं अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं, देखो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन से अलग अलग प्रकार के डिजीज़ के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रैवल करने की भी संभावना बढ़ गई है। आपने देखा किस प्रकार से कोविड-19 पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा था। हालांकि शुरू हुआ था वो चाइना के वुहान क्षेत्र से, लेकिन किस तरीके से वो पूरे विश्व में फैल गया था और इतनी ज़बरदस्त तबाही उसने मचाई है। तो ये सब परिणाम है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि इतना आसान हो गया है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों का ट्रैवल करना। उसके अलावा इसके साथ क्या होगा, बाहर से अलग अलग कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब जो व्यक्ति कंपटीशन में स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा, उसका बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे जॉब्स लोगों की खो जाए, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ जाए, क्योंकि जब बिजनेस चलेगा नहीं तो वो अपने स्टाफ को क्यों रखेगा, स्टाफ को निकाल देगा। स्टाफ निकालेगा तो अल्टीमेटली बेरोज़गारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस सब को देखते हुए हम लोग निष्कर्ष या कंक्लूजन ऐसा लिखेंगे कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनाने पर ध्यान लगाना चाहिए जो इस ग्लोबलाइजेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हमने उत्तर किस प्रकार लिखा है। सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दिया। वैश्वीकरण क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है जहां विचार, उत्पाद, संस्कृति और अलग अलग पहलुओं का आदान प्रदान होता है। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत के उद्योग के विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं वैश्वीकरण के, तो हम कहेंगे भाई भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के विभिन्न लाभकारी प्रभाव पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लाभकारी प्रभाव लिखना शुरू करेंगे। देखिए, बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा, और ये देखा गया है 2-3 इंडस्ट्री में, बीपीओ में देखा गया, फार्मास्यूटिकल में, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन उद्योगों में ज़्यादा मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। अब जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आया तो जो भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर सकती है, जिसके चलते जॉब्स बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे बेरोज़गारी दर कम हो सकती है और गरीबी भी कम हो सकती है। उसके अलावा वैश्वीकरण के चलते बेहतर तकनीक हमारे देश में आ सकती है, जिससे भारतीय उद्योग का बेटरमेंट हो सकता है, उसकी कुशलता बढ़ सकती है, एफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो सकता है। हालांकि इसकी वजह से ऑटोमेशन भी बढ़ जाएगा, यानी स्वचालन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई सारे श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो एक तरफ तो ये जॉब बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी बढ़ाने में इसका योगदान संभावित हो सकता है। ये जो परिदृश्य है दवा, रसायन, विनिर्माण और सीमेंट उद्योगों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। अब ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं उदारीकरण की तरफ भी हाथ बढ़ाया है। वैश्वीकरण से उदारीकरण और सशक्त हुआ है। तो इससे हुआ क्या है, हमको बाहर का मार्केट मिल गया। तो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है,
जिसका अभी तक सीमित बाजार हुआ करता था उसको नए बाजारों तक पहुंच मिल गई। लेकिन अब नेगेटिव की बातें करते हैं। भाई, वैश्वीकरण के कारण कई सारी नई बीमारियां और महामारियों के खतरे बढ़ गए हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ कोविड-19 के बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो भाई, होना ये चाहिए कि भारत सरकार को इस प्रकार की नीतियां बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे वैश्वीकरण का अधिकतम लाभ लिया जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, तो आप ये आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। अभी हमने बात की भाई कंपटीशन बढ़ गया। अब जैसे आपके पास दो जगह पे आपकी एक टी शर्ट मिला करती थी, अब वैश्वीकरण होने की वजह से और कई सारी ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो यही टी शर्ट बेच रही है। तो एज अ कंज्यूमर मेरे पास कितनी चॉइस बढ़ गई? मेरे पास 5 दुकानें हो गई जहां जाके मैं अपनी टी शर्ट पसंद कर सकता हूं। जो सबसे बेहतर क्वालिटी देगा और जो सबसे कम दाम मेरे को लगाएगा, मैं उससे टी शर्ट खरीद लूँगा। तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। उसके अलावा लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं। अब भाई, मेरे पास पैसा है तो मैं अलग अलग प्रकार की चीज़ें खरीदूंगा। मैं चीज़ें खरीदूंगा तो अपने आप उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब डिस्पोजेबल इनकम इसलिए बढ़ गई क्योंकि बाहर से आती है MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, जो लोगों को अच्छे पैकेज पे रिक्रूट करती हैं। तो वो रोज़गार जो प्रदान करती है उसमें उसके बदले लोगों को अच्छा पैसा मिलता है। उस अच्छे पैसे से लोग अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं और लाइफस्टाइल बेहतर करने की वजह से डिमांड भी बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी तो हमको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी और अल्टीमेटली ये इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा, एक धक्का देगा। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने की बात हमने ऑलरेडी कर ली, जिसकी वजह से रोज़गार सृजन में मदद मिल पाएगी हमको। हालांकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। सबसे पहले तो MSME जो हैं वो अफेक्ट होंगी, क्योंकि सबसे पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आएंगी उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है क्वालिटी में, क्योंकि उनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। हमारी MSME जो है वो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिन्होंने कुछ ही समय पहले बिज़नेस शुरू किया हो, या फिर अगर कुछ समय हो गया तो भी उनका जो बिज़नेस है उसकी तादाद छोटी होती है। और जब फॉरेन कंपनियां कोई आती हैं तो जो कंज्यूमर है वो देखता है, यार ये विदेशी कंपनी के कपड़े क्यों ना पहने जाएं, हम स्वदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। तो जब ये कंज्यूमर फॉरेन गुड्स को अडॉप्ट करेगा तो इंडियन इंडस्ट्री जो है उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और अल्टीमेटली उसको लॉस होगा। फिर कई क्षेत्रों में देखा गया है कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से मज़दूरों की संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि अब मशीन आ गई तो मशीन से ही सारे काम हो जाते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल में, स्टील्स में, बेसिकली इन सेक्टर्स में ज़्यादा पाया गया है। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के आने के साथ जो स्किल्ड नौकरियां हैं वो बढ़ गई हैं। मतलब अब आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए होगी, आपको प्रॉपर स्किल चाहिए होगी। अगर आपकी एजुकेशन या स्किल में कमी है तो ये नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसी प्रकार, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बड़ी तादाद में ऐसी जनता है जिसको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती है, कौशल नहीं मिलता है, तो इन जो अपॉर्चुनिटी हैं, जो अवसर आ रहे हैं, उनसे वो अछूते रह जाते हैं। और इससे जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है लोगों के बीच में, वो और बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे पूछा गया नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2017 के बारे में, जो नीति आयोग द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। यानी इस राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के बारे में आपको लिखना है, इसके लक्ष्यों का वर्णन करना है। मेनली ऐसे टारगेट्स आपको यहाँ लिखने होंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित होंगे। अब दोस्तों, ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका अभी रेलेवेंस थोड़ा कम है, फिर भी हम एक बार समझते हैं कि किस प्रकार हमको इसका उत्तर लिखना चाहिए था। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन का कीवर्ड है वो है डिस्क्राइब, या फिर हमको वर्णन करना है। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जो नीति है उसका बैकग्राउंड लिख के आप शुरुआत कर सकते हैं। क्यों उसको लाया गया, ऐसा क्या था, या उससे पहले क्या ऐसी कोई नीति एग्जिस्ट कर रही थी, इस बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी। उसके अलावा जो नई नीति है उसके उद्देश्यों के बारे में लिख के भी आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अक्षय ऊर्जा के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसका उल्लेख करें। और ये आपने सरकारी कदम लिख दिए, ये आपने लिखा है कि नीति में क्या क्या लिखा गया है।
इन दोनों को कनेक्ट करें, फाइनली ये कहते हुए कि अभी भी इस फील्ड में कई सारे पहल, कई इनिशिएटिव, कई सारे स्टेप्स लेना बाकी है। तो अगर एक ब्रॉड दोस्तों इसका बैकग्राउंड समझे तो देखिए, नीति आयोग ने उसने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की थी जिसका नाम था न्यू नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2017 वर्ष में। बेसिकली ये पॉलिसी क्या है, एक गाइड की तरह काम कर रही थी सभी मिनिस्ट्रीज़ के लिए कि भाई आपको किस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में रेगुलेशन करना है। अब कौन से क्षेत्रों में रेगुलेट करना था? सबसे पहले कोयले के क्षेत्र में, फिर ऑयल के क्षेत्र में, फिर गैस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और लास्ट में माइंस में। यानी इन क्षेत्रों को आपको किस प्रकार से रेगुलेट करना है, ये वाली पॉलिसी बता रही थी, एक गाइड का काम कर रही थी। भाई ये पॉलिसी दो तरफ अपने फोकस बांटती है। पहला तो शॉर्ट टर्म फोकस रखती है जो कि 2022 तक आपको अचीव करना है। उसके अलावा एक मीडियम टर्म फोकस रखती है जो कि हमको 2040 तक अटेन करना है। जब भी पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट होगी तो एक पुरानी पॉलिसी जो कि 2006 की है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को ये वाली पॉलिसी रिप्लेस कर लेगी। हालांकि अभी भी ये पॉलिसी जो है कंसिडरेशन में ही चल रही है और कुछ कारणों की वजह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो है भाई, सबसे पहले तो सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करना, उसके अलावा सतत आर्थिक विकास यानी सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना, और उसके अलावा नवीनीकरण ऊर्जा पे ध्यान अपना केंद्रित करना। तो ये इसके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा दोस्तों सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम को ये पूरा करना चाहती है, उसके लिए ये अलग अलग लक्ष्य स्थापित करती है और अलग अलग ट्रैक्स बताती है कि आप इस पाथ पे जाएं तो आप ये अचीव कर लेंगे। जैसे कि सरकार ने कहा सभी गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना चाहिए, तो उस पर भी ये फोकस करती है। फिर ये कहती है कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन 24/7 जिसमें बिजली आए वो हमको चाहिए 2022 तक। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ोतरी की, उसको बढ़ाने की बात करती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जीडीपी का कम से कम 25% हमको लाना है 2022 तक। उसके अलावा ये फोकस करती है ऑयल इंपोर्ट्स कम करने की तरफ कि भाई कम से कम 10% तक ऑयल इंपोर्ट्स हमको कम करने हैं। हमारे INDCs जो हैं, जो हमने खुद के लिए लक्ष्य रखे हैं और जिसका कॉन्सेप्ट करीब 2015 पेरिस क्लाइमेट डील में आया था, उसकी पूर्ति के लिए भी ये कदम उठाती है। उसके अलावा इस पॉलिसी में इसके लिए भी अलग से गाइडलाइंस लिखी है कि किस प्रकार 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन हम अटेन कर सकते हैं 2022 तक। तो ये जो सरकार के अलग अलग लक्ष्य हैं, इनको कैसे पूरा करना है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये भी पॉलिसी बताती है। फिर दोस्तों पॉलिसी रिकमेंड करती है कि हमको अपना ध्यान पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी की ओर लगाना चाहिए, वही भारत का भविष्य है। उसके अलावा ये बताती है कि जो भी बड़े व्हीकल्स हैं, जो बड़ी कार हैं, उन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए जिससे लोग उनकी तरफ कम आकर्षित होंगे। उसके अलावा ये कहती है एक संस्था की स्थापना करो, नेशनल एनर्जी डेटा एजेंसी। बेसिकली क्या करेगी, ये डेटा को मैप करेगी और उस आधार पे उस क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाना बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार ये जो पॉलिसी है इसके कई अलग अलग आयाम हैं, कई चीज़ें ये कवर करती है। अब हमारे पास शब्द सीमा सिर्फ 125 शब्दों की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कुछ गिनी चुनी चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि नीति आयोग ने 2017 में एक पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। दो इसके फोकस थे। एक तो ये पहले शॉर्ट टर्म फोकस रखती थी 2022 तक जो अचीव करना था, एक लॉन्ग टर्म फोकस रखती थी जो 2040 तक अचीव करना था। बेसिकली ये मध्यम अवधि क्षेत्र था, यानी मीडियम टर्म था, लॉन्ग टर्म नहीं। ये करेक्शन है, अब ध्यान रख लें। फिर जो ये एनर्जी पॉलिसी थी, इसने बेसिकली भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी घोषणाएं थी उनको साकार करने का प्रयास किया। जैसे हमने बात की, भारत सरकार ने एक घोषणा की थी कि सभी जितने भी गांव हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, उनके विद्युतीकरण की योजना बनाई थी। उसको किस प्रकार से पूरा करना है ये पॉलिसी बताती है। उसके अलावा सरकार ने कहा था 2022 तक 24/7 बिजली, यानी 24 घंटे 7 दिन आपके घर में बिजली आए और यूनिवर्सल हो जाए बिजली की पहुंच, यानी सार्वभौमिक विद्युतीकरण को हासिल करने की भी पॉलिसी में योजना बताई गई है। 4 मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने बताया आपको, सस्ती कीमतों पर एनर्जी,
उसके अलावा सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, उसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा अटेन करना और फॉसिल फ्यूल्स पे जो निर्भरता है उसको कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। फिर सरकार ने एक और लक्ष्य रखा था कि भाई हमको 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऑब्टेन करना है 2022 तक, और लगभग 2040 तक हमको 700 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करनी है। अब इसको किस तरीके से प्राप्त करना है ये भी पॉलिसी यहाँ पे बताती है। हालांकि पॉलिसीज़ में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, पर अभी भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घर तक बिजली नहीं पहुँचती। कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं आती। तो यानी इस परिदृश्य को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि देश को अभी भी ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा कि पॉलिसीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, वो बढ़िया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा स्कोप है जहाँ पे काम किया जाना चाहिए। फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या प्लेज ली थी COP26 ग्लासगो में। बेसिकली UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है जहाँ पे अलग अलग देश आके एक जगह इकट्ठे होते हैं और कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए इस बारे में चर्चा करते हैं। इस बार जो 26वीं ऐसी मीटिंग हुई है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने 5 वचन लिए, 5 प्लेज ली, और इन प्लेज को कहा गया था पंचामृत। सबसे पहले इसमें से थी कि भारत 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ा के 500 गीगावाट कर देगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान 2015 में कहा गया था कि हम 450 गीगावाट बढ़ाएंगे, यहाँ पे उसको बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया। साथ ही ये कहा गया कि 2030 तक भारत में जो भी एनर्जी यूजेज हो रही होगी उसकी 50% कम से कम रीन्यूएबल एनर्जी से मीट होगी। यानी आने वाले टाइम में हम रीन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंस अपनी बढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 2030 तक भारत अपने कार्बन एमिशंस को करीब 1 बिलियन टन तक कम कर लेगा। उसके अलावा चौथा प्रॉमिस या चौथी प्लेज ये ली गई कि 2030 तक भारत अपनी कार्बन इंटेंसिटी को कम करके 45% तक कर लेगा। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान ये टारगेट 35% रखा गया था। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉमिस ये था कि 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो अटेन कर लेगा कार्बन एमिशन के टर्म में। नेट ज़ीरो मतलब आपके देश से जितना भी कार्बन बाहर निकल रहा है अलग अलग एरिया से उतना ही यहाँ पे वापस एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में टोटल प्लस माइनस करके ज़ीरो बचा कार्बन। तो ये हम कह रहे हैं 2070 तक हम ऑब्टेन कर लेंगे। हालांकि ये बहुत एम्बिशियस प्रॉमिस इसलिए भी लगता है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको अभी अपने विकास पे ध्यान देना है। और जब कोई भी कंट्री अपने विकास पे ध्यान देती है तो उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना पड़ता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा तो अपने आप फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा जलेंगे और भी अलग अलग तरीके से कार्बन उत्सर्जन तो होगा ही होगा। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम नेट ज़ीरो अटेन करने की कोशिश करेंगे 2070 तक, तो यानी कि हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि भारत द्वारा कितना कार्बन एमिट किया जा रहा है तो विश्व में भारत चौथे बिगेस्ट एमिटर के रूप में उभर के सामने आता है। सबसे पहले नंबर पे चाइना है, फिर US है, यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशन कितना कम है। तो ओवरऑल इसीलिए इंडिया एक पॉजिटिव पाथ पे, एक सही डायरेक्शन में है। अब लेकिन ये 5वीं प्लेज हमको अटेन करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ और भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किए थे, जैसे कि यहाँ पे एक मूवमेंट के बारे में कहा गया जिसका नाम था लाइफ का एक फुल फॉर्म था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी इस प्रकार का मूवमेंट चलाइए जिसके अंतर्गत हम लोग एनवायरनमेंट के फेवरेबल जो लाइफस्टाइल होगी उसको अडॉप्ट करने की बात करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई क्लाइमेट मिटिगेशन पे ध्यान ना दें, इसके बजाय क्लाइमेट अडेप्टेशन पे ध्यान दें कि किस तरीके से बदलते क्लाइमेट के अनुसार हम लोग चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग भारत का जल जीवन मिशन को एक आइडियल एग्जाम्पल मान सकते हैं। और एक इन क्लाइमेट मीटिंग से सबसे फेमस बात जो कि होती है क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन एमिशन के लिए, इसीलिए कम से कम $1 ट्रिलियन रुपए उनको
डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारे सोल्यूशंस इंप्लीमेंट करने के लिए लगाने चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे आपको 1 ट्रिलियन रुपए लगाने चाहिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भारत के सतत विकास लक्ष्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उनके ऊपर प्रयास डालना है, माफ़ कीजिएगा, उनके ऊपर प्रकाश डालना है कि सतत विकास लक्ष्य के क्या प्रयास हैं, इस चीज़ के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो मुख्य शब्द आपका हो गया प्रकाश डालना। उसके अलावा आपको यहाँ पे परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताना है। भाई ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताना है और बताना है उनको अचीव करने के लिए इंडिया क्या कदम उठा रही है। जैसे कि अगर कोई गोल है क्लीनलीनेस के बारे में कि भाई स्वच्छता बनाए रखो, तो यहाँ पे आप लिखिए कि भारत का स्वच्छ भारत अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, कुछ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सतत विकास लक्ष्यों को लिख के शुरुआत कर सकते हैं, उनके उद्देश्य लिख के भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर आगे आप बता सकते हैं किस प्रकार से सरकार ने अलग अलग कदम लिए हैं, कदम उठाए हैं इनके फुलफिलमेंट के लिए, इनकी पूर्ति के लिए। फाइनली अपने उत्तर को ये बताते हुए आप समाप्त कर सकते हैं कि भारत ने विकास के एजेंडा में भी एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन को प्राथमिकता दी है। यानी हम विकास तो अपना फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन को हमने कहीं पीछे नहीं छोड़ा। उसको पूरा करने के लिए हमने अलग अलग स्कीम्स लागू की हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सतत विकास लक्ष्यों में क्या क्या एरियाज हैं जो फोकस किए गए हैं। शिक्षा, भूख, स्वास्थ्य, कल्याण, लैंगिक समानता, गरीबी, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता, आर्थिक विकास, उद्योग, बुनियादी ढांचा और नवाचार। आपको ये सारे याद ना भी रहें तो भी चलेगा, आप 2-3 लिख दीजिए और बोले कि सतत विकास लक्ष्य ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ाने की ओर केंद्रित है। इसके अलावा वो चाहता है कि असमानता में कमी लाई जा सके। जो स्थायी शहरों का विकास है उसके ऊपर भी ये केंद्रित है और अल्टीमेटली जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए भी ये देशों को प्रोत्साहित करता है। तो यानी कि आपने ये स्टार्टिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। अब ये देखिए, ये है आपके टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हम इसमें से कोई भी उठा के लिख सकते हैं कैसे भारत ने उसको लागू करने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। जैसे कि पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि मनरेगा का इस्तेमाल किया गया है। फिर ज़ीरो हंगर के लिए आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जिक्र कर सकते हैं, पोषण अभियान का जिक्र कर सकते हैं, मिड डे मील स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। वेलबींग के लिए आप आयुष्मान भारत के बारे में लिख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप राइट टू एजुकेशन लिख सकते हैं या फिर नई जो शिक्षा नीति है उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। फिर अगर क्लीन वाटर सैनिटेशन की बात करें तो आप यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कर सकते हैं। यहाँ क्लीन एनर्जी से संबंधित कोई आप स्कीम के बारे में लिख सकते हैं। डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑब्टेन करने के लिए कोई स्कीम चल रही है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन गोल्स को अचीव करने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है, इस क्वेश्चन में हमको वो लिखना है। देखिए, तो हमने यहाँ पे इसी प्रकार से कुछ लिखा है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर रहा है। ये दूसरे एसडीजी के लक्ष्य को लक्षित करता है। फिर अगर 8वें की बात करें हम, तो यहाँ पे भारत का फोकस है मनरेगा की तरफ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ। इससे रोजगार को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। फिर स्वच्छता की ओर बात करें तो हम स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र कर सकते हैं। आगे 11वें लक्ष्य की ओर देखें जो कि बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे आप स्मार्ट सिटी मिशन को भी बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम को हमने स्ट्रॉन्ग किया है, ये बताएं। या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएं, किस तरीके से उसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग, एक समावेशी शिक्षा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आपको लिखना रहेगा यहाँ पे। फिर फाइनली आपको लिखना ये है कि भाई भारत इस समय अपने विकास एजेंडा पे तो ध्यान दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सतत विकास के लक्ष्यों को भूल गया है। वो उनको साकार करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग पहले लाता रहा है और आने वाले समय में भी लाता रहेगा। अब दोस्तों, अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के, तो यहाँ पे आप ये 3R अप्रोच के बारे में बता सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये लगता है पिछली वाली स्लाइड का कॉपी रह गया। यहाँ पे हमको बताना है कि किस तरीके से हम सतत विकास लक्ष्य को
या फिर सतत विकास को अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3R अप्रोच के बारे में आप लिख सकते हैं। 3R में पहला R है रिड्यूस, दूसरा है री इन्वेंट, तीसरा है रिन्यू। रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को कम करना। किसको कम करेंगे? हम क्वांटिटी को कम करेंगे। कोई भी रिसोर्स, कोई भी संसाधन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक तो हम यूजेज कम करें और दूसरा वेस्टेज कम करें। यानी उतना ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए, उतना ही आप उसको लीजिए जितना उसको आप इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि वेस्टेज कम से कम हो। तो इस प्रकार सस्टेनेबल अप्रोच की ओर हम बढ़ेंगे। ये एफिशिएंसी स्ट्रैटेजी के रूप में हमारे सामने आती है। फिर दूसरा है री इन्वेंट, यानी हमको वापस से विचार करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें कैरी ऑन होती हैं, किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि पहले से ही बहुत कुछ नया आविष्कार हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें उस पर और सोचना चाहिए कैसे इसको और बेहतर बनाएं, और उसको लागू करने के लिए सबसे बेहतर नीति तलाशनी चाहिए। फिर अगर बात करें रिन्यू की, तो रिन्यू आप कैसे कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को रिन्यू करने के लिए आप प्रकृति के करीब जाएं। वो कैसे होगा? आप रीफॉरेस्टेशन के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं कि वापस आप जिस जगह से पेड़ ख़त्म हो गए वहाँ पे पेड़ लगाएं। उसके अलावा नेचर के प्रोटेक्शन में हमको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो अगर ये 3R अप्रोच हम अपनाएंगे तो हम पहले तो वेस्टेज कम करेंगे, दूसरी बात जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसको कैसे बेहतर बनाएं ये सोच के उसको और एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बेहतर बना पाएंगे, और तीसरी बात जिन क्षेत्रों से भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं उन क्षेत्रों को वापस रिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में हमसे पूछा गया है। उसके उद्देश्यों का उल्लेख करना है, उसके प्रावधानों का भी उल्लेख करना है। तो यहाँ पे कीवर्ड कोई है नहीं, सीधा सा प्रश्न है। आपको एक स्कीम के बारे में पूछा गया है, एक योजना के बारे में पूछा गया है, उसके साथ संबंधित प्रोविजंस के बारे में आपको उल्लेख करना है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपको ये लिखना है। तो ऐसा उत्तर आप शुरू कैसे करेंगे? संपदा के साथ जुड़ा हुआ जो मेन एम है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको लिखकर आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर योजना के संबंध में और कुछ भी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये आप बहुत शॉर्ट रखेंगे। फिर उसके आगे जो मेन आपका बॉडी पार्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और उसके साथ संबंधित प्रोविजंस लिखेंगे। फाइनली आप अगर स्कीम के तौर पे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जहाँ पे किसी स्कीम के बारे में पूछा गया हो, तो आप ये लिख के अपना उत्तर कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि इस योजना को ठीक तरीके से क्रियान्वित किया जाता है तो यह देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये भाई एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। इस प्रकार का कंक्लूजन लिखने की आप ज़्यादा कोशिश करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस योजना के बारे में। देखिए, जब ये योजना शुरू की गई थी तब इसका नाम संपदा हुआ करता था। बाद में इसका नाम बदल के PM किसान संपदा रखा गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था फूड प्रोसेसिंग को बेहतर करना, यानी खाद्य प्रसंस्करण को बेहतर करना, उसको मॉडर्नाइज करना, नई टेक्नोलॉजीज़ को उसमें उतारना। उसके अलावा कुछ और इससे संबंधित बातें ये हैं कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत या के एडमिनिस्ट्रेशन में चलाई जा रही है एक स्कीम है। अब दोस्तों सभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए या खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित स्कीम्स के लिए ये एक छत्र स्कीम है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें 7 अलग अलग प्रकार की स्कीम्स सम्मिलित हैं। 4 तो ऐसी स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे जिसमें एक स्कीम है मेगा फूड पार्क से संबंधित, एक यहाँ पे स्कीम है कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन से संबंधित, तीसरी स्कीम है ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करने के ऊपर जो फोकस करती हो, और चौथी जो स्कीम है वो फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा की ओर फोकस करती है। तो ये 4 स्कीम ऐसी हैं जो ऑलरेडी चल रही थी, उनको इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया। 3 ऐसी स्कीम है जो अभी शुरू हुई हैं, जिसमें एक तो है एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाना, यानी कृषि प्रसंस्करण से संबंधित क्लस्टर्स को फॉर्म करना। दूसरा है लिंकेजेस फॉर्म करना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, जिससे किसान को सही पैसा मिल सके उसके प्रोड्यूस का। और क्रिएट करना और एक्सपैंड करना प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, जैसे कि प्रसंस्करण संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनको आप बना सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं। और साथ में ऐसी तकनीक लाना जिससे कि खाने को या
किसान द्वारा लाए गए प्रोड्यूस को ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो ये जो 7 स्कीमें हैं ये अब इस एक स्कीम के अंदर मर्ज कर दी गई है, सब्ज्यूम हो गई हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है भाई कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण को मॉडर्नाइज करना, तीसरा है कृषि से निकलने वाला जो वेस्ट है, एग्रो का जो वेस्ट है उसको कम से कम करना जिससे कि रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सके। इसके अलावा कुछ और अदर ऑब्जेक्टिव होंगे कि फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना, उनकी आय में वृद्धि करवाना और रोज़गार के नए अवसर पैदा करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले तो इस स्कीम के आने से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करेंगी, यानी खाद्य प्रसंस्करण के जो संगठन है वो ग्रो करेंगे क्योंकि उन्हीं के ऊपर यहाँ पूरा फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी आय में वृद्धि होगी। उसके अलावा हम लोग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे, मतलब ऐसा हम लोग बुनियादी ढांचा क्रिएट करेंगे जो मॉडर्न हो और उसमें सभी फैसिलिटीज़ हों। उसके अलावा इससे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ में यहाँ से जो फूड है, खाद्य को मोर अफोर्डेबल या फिर किफ़ायती बनाना हमारा एक और लक्ष्य है। तो ये कुछ इसके संभावित इम्पैक्ट्स हैं जिनको भी आपको अपने आंसर में लिखना होगा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग ने इसका आंसर कैसे बनाया। सबसे पहले तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में हमने लिखा है कि भाई इसका उद्देश्य ये है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास किया जा सके, उसमें वृद्धि लाने के प्रयास किए जा सकें। ये जो योजना है ये कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास पर केंद्रित है, यानी कि एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। मतलब ये पूरा जो फोकस कर रहा है ये प्रोसेसिंग पे ही कर रहा है। फिर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पे सारा पैसा सेंटर देगा और इसका जो मेन एम है वो है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करना, मूल्यवर्धन करना, ताकि भोजन की बर्बादी को कम किया जा सके, वेस्टेज कम हो सके और दक्षता में वृद्धि की जा सके, एफिशिएंसी बेहतर हो सके। तो इस प्रकार आपने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब जो स्कीम्स इसमें सब्ज्यूम कर ली गई है, ये एक अम्ब्रेला योजना जो बन गई है, तो हमको उन स्कीम्स के बारे में थोड़ा लिखना होगा। एक तो है कोल्ड चेन संबंधित स्कीम या फिर वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, एक है मेगा फूड पार्क योजना, फिर खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित स्कीम, फिर कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों से संबंधित अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को बढ़ाना, उसके अलावा नए खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण करना, साथ ही साथ जो मौजूदा हैं उनका विस्तार करना। ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पे 5 या 6 ही लिखी हैं, आप पूरी की पूरी 7 लिख सकते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया। यहाँ पे जो मेन एम है वो है कि भाई कृषि उत्पादों के जो भी प्रसंस्करण हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनका आधुनिकीकरण किया जाए और जो भी एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको कम किया जाए। अगर इस प्रकार की योजना को हम बेहतर तरीके से अच्छे से लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये किसान की आय को बढ़ाने में भी मदद करेगी, रोज़गार पैदा करने में भी मदद करेगी और साथ ही देश में इस सेक्टर के संबंध में निवेश भी आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार एक पॉजिटिव नोट पे आपको अपना उत्तर समाप्त करना है। फिर दोस्तों हम लोग मेगा फूड पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए अभी करेंटली जो डेटा है वो है कि टोटल 22 मेगा फूड पार्क प्रेजेंट है इंडिया में। ये बेसिकली एक स्कीम थी जिसको वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और इसके साथ जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। वो तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि फूड पार्क के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, तो इसके साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री तो फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री ही होगी। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा सके जहाँ अगर कोई किसान अपना सामान लेके आए तो उस एक ही क्षेत्र में सब चीज़ें मौजूद हों, छोटे छोटे क्लस्टर्स मौजूद हों, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हों जो इस प्रोडक्ट से कुछ प्रोसेसिंग करके प्राइमरी प्रोडक्ट बना सके। फिर एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद हो जो और फर्दर अगर प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो तो कर सके। फिर यहाँ से इस प्रकार के लिंकेजेस हों मार्केट तक, जिससे अगर ये फूड तैयार हो गया, प्रोसेस हो गया, तो मार्केट तक उसकी पहुँच को सुनिश्चित कराया जा सके। तो मेगा फूड पार्क
से हमारा उद्देश्य यही है कि प्रोसेसिंग से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित सभी चीज़ें एक पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हों। और क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हम लोग क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब इस एरिया में 2-4 प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी, इस एरिया में 2-4 होंगी, इस एरिया में 2-4 होंगी, तो क्लस्टर बना लिए इन्होंने, छोटे छोटे समूह या फिर संगठन बना लिए हैं। तो इसीलिए ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्लस्टर अप्रोच को फॉलो करती है। इससे फ़ायदे क्या होंगे? एक तो देखिए दोस्तों, सब चीज़ें एक ही जगह पे अगर फार्मर को मिल जाएगी तो उसकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि उसका जो माल है, अगर मान लीजिए वो आलू लाया है तो उससे यहाँ पे चिप्स बन जाएंगे, तो वैल्यू एडिशन होके उसको सही उसके दाम मिल जाएंगे, उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे फूड की जो वेस्टेज है वो भी कम हो पाएगी, क्योंकि अगर एक जगह से कहीं दूर दराज के एरिया में हम लोग लेके जाते थे अपना प्रोड्यूस, जो हमने अभी अभी फार्म से निकाला है, जो हमारी फसल है, उसको हम कहीं दूर दराज लेके जाते थे, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी, और इस ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो फूड था, जो भी आइटम हम ले जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी गिर जाती थी, कई बार वो ख़राब हो जाता था। अब यहाँ पे वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि किसान के रीच में ही इस प्रकार के सेंटर्स या पार्क्स हम बनाएंगे, तो जब वो ख़राब नहीं होगा तो फूड की वेस्टेज कम से कम होगी और किसान को अपने जो प्रोड्यूस है, जो उसकी फसल है, उस पर सही दाम मिल पाएंगे, जिससे कि ओवरऑल उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में पूछा गया है। भारत में कृषि से संबंधित तकनीकी मिशन का क्या तात्पर्य है? अलग अलग समय पे दोस्तों जो हमारी सरकार है वो अलग अलग चीज़ों से संबंधित टेक्निकल मिशन लेके आई है, जिससे उस पर्टिकुलर चीज़ की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और किसान की आय में वृद्धि करवाई जा सके। उसके अलावा उससे संबंधित टेक्नोलॉजी बढ़ सके, जिससे कि उसकी यील्ड या फिर वापस उसकी उत्पादकता भी बढ़ सके। तो इन्हीं सब मिशंस का यहाँ पे हमको जिक्र करना है, उनके उद्देश्य लिखने हैं, उनका प्रावधान भी लिखने हैं। तो दोस्तों इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड देके टेक्नोलॉजीज़ मिशन के बारे में, जो इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित है। इस प्रकार के जो मिशन है उनकी शुरुआत 1986-87 में की गई थी। फिर कुछ कुछ साल के अंतराल से अलग अलग चीज़ों को लक्षित करते हुए मिशंस निकाले गए, तो उन सब का बाद में आपको जिक्र करना है, वर्णन करना है। साथ ही आप उनके लिखते जाएं कि उनमें क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान थे और उनके क्या उद्देश्य थे। यहाँ पे भी आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, और जब आप कंक्लूजन देंगे तो एंड में आप ये लिखें कि पूरी तरीके से या बड़े तौर पे, समग्र तौर पे ये टेक्नोलॉजी मिशन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाए गए थे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए उत्तर में सबसे पहले हमने बैकग्राउंड दिया है कि 86-87 के आसपास ऐसे प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी भारत में। फिर हम लोग बात करते हैं वर्ष 1946 की। इसमें तिलहन, दलहन और मक्का पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए गए थे, यानी ऑयल सीड्स पर, पल्सेस पर और मेज़ पर ये टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए गए थे 1986 में। इसका एम ये था कि इन सभी चीज़ों का आयात को कम करना और इनके उत्पादन को बढ़ाना, जिससे कि किसान की आय में भी वृद्धि हो सके। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये उद्देश्य रखा था कि इस मिशन के ज़रिए हम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कुछ समय बाद वर्ष 1994 में चीनी का प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया। इसका मेन एम था कि जो चीनी की मिल हैं उनमें तकनीकी अपग्रेडेशन करना, उनका तकनीकी उन्नयन करना। फिर वापस देखते हैं हम कुछ समय बाद वर्ष 2000 में कपास के लिए प्रौद्योगिक मिशन शुरू किया गया था। इसमें फोकस था कि कपास की गुणवत्ता को बढ़ाना है और उसकी जो उपज है उसमें सुधार करना है, यानी उसकी यील्ड को भी बेहतर करना है। फिर आगे जाके 2006 में जूट का एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। इसमें भी मेन फोकस था कि जूट फाइबर की गुणवत्ता को बेहतर करना है। उसके अलावा साथ साथ इसके ये भी उद्देश्य थे कि किसानों में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, यानी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना और बाज़ार से संबंधों को मजबूत करना, जिससे कि किसान के द्वारा उगाया गया जूट का माल आसानी से बाज़ार तक पहुंच सके। फिर बाद में नारियल संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन भी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था नारियल विकास के क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं को एक साथ लाना,
जो अलग अलग योजना है उनको अक्यूमुलेट करके एक योजना के अंतर्गत लाना। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ ये भी मेंशन कर सकते हैं कि एक नेशनल मिशन शुरू किया गया था एग्रो एक्सटेंशन यानी एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी पे। ये भी एक टेक्नोलॉजिकल मिशन के तौर पे ही उभर के सामने आता है। इसका मेन एम था किस प्रकार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके, उसमें उत्पादकता को बेहतर किया जा सके। तो इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन विशेष रूप से कृषि में तकनीकी प्रगति लाने के लिए लाए गए थे और सामान्य रूप से अगर आप देखें तो एक किसान की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कराने के लिए ये आए थे। तो इस प्रकार आपको अपना उत्तर समाप्त करना होगा। यानी यहाँ पे हमने इन सभी मिशंस को एक समग्र रूप में देखते हुए कहा कि ओवरऑल जो है इनका ये उद्देश्य था कि किसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें और जो एग्रीकल्चर है उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ला सकें। और उसके ऊपर हमने एक एक करके सभी मिशंस के बारे में भी देख लिया। अब दोस्तों अगर आपको अपने उत्तर में ये लिखना हो कि सरकार ने क्या क्या पहल की है आईसीटी से संबंधित यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित कृषि क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप ये जो पॉइंट्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे एग्रीनेट के बारे में। ये एक वेब प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, ये किसानों को अलग अलग जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि जो इनपुट दिया है वो कितना गुणवत्ता वाला है, उसके अलावा क्या क्या सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या आईसीटी आधारित सेवाएं चल रही हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये एग्रीनेट को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। फिर एक है इफ़को किसान संचार लिमिटेड या फिर इफ़को किसान के नाम से भी ये प्रचलित है। इसमें क्या, इसमें किसान के जो फ़ोन होंगे उन पे ऑडियो संदेश के माध्यम से जानकारी साझा करी जाएगी और अगर किसान कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो उनके समस्या के अनुरूप उसका समाधान भी दिया जाएगा ऑडियो संदेश के माध्यम से। फिर तीसरा हो गया कृषि विपणन सूचना नेटवर्क या फिर एगमार्क नेट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको समझ में आ रहा है एगमार्क नेट यानी कि ये मार्केटिंग सिस्टम को बढ़ाने की ओर फोकस करता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो। और बढ़ाता कैसे है, ये इंफॉर्मेशन की मदद से किसान को सशक्त बनाता है और बाकी लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन की मदद से बताता है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ आ चुकी हैं और उनके कितना प्राइस है, जिससे कि जो भी व्यक्ति हो वो उसको देख के खरीद सके। फिर एक है एसएमएस पोर्टल या फिर एम किसान पोर्टल। ये भी जानकारी देने का काम करता है। ये कृषि की गतिविधियों पर जानकारी देता है, मौसम के अलर्ट के बारे में बताता है, ख़राब मौसम होगा या अच्छा मौसम होगा ये सब बताएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है किसान को उनकी मूल भाषाओं में ये एसएमएस के द्वारा जानकारी प्रदान करता है, जिससे कि इन चीज़ों को समझने में किसान को भी आसानी हो पाती है। फिर है किसान कॉल सेंटर्स। यहाँ पे भी स्थानीय भाषाओं में कृषक समुदाय को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर मान लीजिए किसान को कोई समस्या होती है तो वो यहाँ कॉल करके उस समस्या के बारे में बता सकता है। ये जो कॉल सेंटर है ये उसके निपटान के लिए किसान की सहायता करता है, जानकारी देता है ये वहाँ की स्थानीय भाषा में। उसके अलावा इसके कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसान के फील्ड में पूरा इन्वेस्टिगेट करके आते हैं और ये फिर बताने में समर्थ होते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या और किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये ऑन फील्ड विजिट करके भी वहाँ के एरिया में किसान की मदद करते हैं। फिर हैं विलेज नॉलेज सेंटर्स या फिर ग्राम ज्ञान केंद्र। ये टेक्निकल नॉलेज का वितरण करने के लिए या उसको साझा करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल के रूप में काम करता है। एग्रीकल्चर में क्या क्या इनपुट डाले जाने चाहिए, क्या आपको प्राइस मिलना चाहिए, किस प्रकार से आपको क्रॉप को रोटेट करना चाहिए जिससे आपकी भूमि जो है वो इनफर्टाइल ना हो, उसके अलावा कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालने चाहिए, ये सब चीज़ें जो साइंटिफिक डेटा हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको विलेज नॉलेज सेंटर से मिल सकते हैं। उसके अलावा एक वाराना वायर्ड विलेज प्रोजेक्ट भी है जिसका आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। ये आइडियल एग्जाम्पल की तरह आपके काम आ सकता है। यहाँ भी एग्रीकल्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को फार्मर तक पहुँचाने का ही कार्य किया जाता है। यह भी नेटिव लैंग्वेज में जानकारी दी जाती है जिसकी वजह से किसान अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके, किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सके। उसके अलावा सरकारी नौकरियों से संबंधित भी अगर कोई जानकारी होती है तो इसमें वो किसान के साथ साझा की जाती है।
फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे साइबर सुरक्षा विज्ञान के बारे में हमको जानकारी देनी है, वो हमसे पूछा गया है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हमको बताना है। सीधा प्रश्न है, कोई इसमें मुख्य शब्द है नहीं। क्वेश्चन आप शुरू करें साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करते हुए, फिर उसकी साइंस को डिफाइन करें आप, फिर साइबर सुरक्षा विज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में एक संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं, बाद में इसकी क्षमता के बारे में लिखें और इसके महत्व के बारे में लिखें, और फिर यह दोहराते हुए अपना उत्तर आप समाप्त कर सकते हैं कि साइबर सुरक्षा विज्ञान जो है वो आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बेसिकली जो हमने उत्तर में पूरा अपना पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाया है। अगर हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है तो ये पक्ष को और मजबूती मिलेगी। तो कंक्लूजन लिखने का ये भी एक तरीका, ये भी एक ट्रिक है कि जो आप ऊपर लिखें नीचे उसी चीज़ को प्रूव करते हुए लिखें कि इसी तरीके से कहा जा सकता है कि जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है वो इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगर हम ये वाला प्रश्न देखते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपको लिखना यह है कि अलग अलग डिवाइसेस को हमको साइबर अटैक्स से बचाना पड़ता है और साइबर की जो सिक्योरिटी है इसी काम में हमारी मदद करती है। इस प्रकार से फिर इसके साथ जुड़ी हुई साइंस के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर जब आगे आप लिखेंगे तो आप बताएंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए आप 3 अलग अलग डायमेंशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भाई अगर उसका डेटा जो है पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा लीक हो जाता है या फिर हैक हो जाता है साइबर सिक्योरिटी के अभाव में, तो उसके जान को भी संकट हो सकता है, उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। उसके अलावा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करूं मैं, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है साइबर सिक्योरिटी के अभाव में, अगर किसी ने उसका डेटा हैक कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, तो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्षति पहुंचती है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही बर्बाद हो सकती है। और अगर एक देश के संदर्भ में हम लोग बात करें तो देश के लिए भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत खतरा है। आजकल आपको मालूम है जो आतंकवाद है वो सिर्फ अपने पुराने रूपों तक सीमित नहीं रह गया, अब एक साइबर वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। आतंकवाद ने एक नया फॉर्म ले लिया है। ऑनलाइन वो देश की सुरक्षा को चुनौती देता है, वो देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। तो अगर ऐसी हालत में साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो किस प्रकार से देश का जो क्रिटिकल डेटा है वो गलत हाथों में पड़ सकता है, और एक बार वो गलत हाथों में पड़ गया तो देश की पूरी सिक्योरिटी को नुकसान होगा, एंटायर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो यानी साइबर सिक्योरिटी जो है वो इससे हमने देखा कि सभी श्रेणियों के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अभाव में बहुत अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों हमने उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले साइबर सुरक्षा के बारे में हमने बात की है। क्या है, अलग अलग प्रकार के जो साइबर हमले हैं उनसे बचने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यह एक प्रक्रिया के रूप में उभर के आता है। अब ये साइबर हमले किसको अफेक्ट कर सकते हैं, ये क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या फिर जो महत्वपूर्ण सूचना के बुनियादी ढांचे हैं उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अलग अलग नेटवर्क या फिर डिवाइसेस को कर सकते हैं, यानी उपकरण और नेटवर्क को कर सकते हैं। और अगर कोई संवेदनशील डेटा है तो उसके लिए भी साइबर जो क्राइम्स हैं वो खतरा पैदा कर सकते हैं, और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी है इसको कैसे समझा जाए, कैसे इसको विकसित किया जाए और कैसे इसका अभ्यास किया जाए, इससे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण पहलू हैं तो वो सब साइबर सुरक्षा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन में आपसे विज्ञान के बारे में पूछा गया है, तो पहले आपने एक भूमिका बनाई साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करके, फिर आपने बताया कि भाई साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन सब पहलुओं को हम लोग साइबर सुरक्षा विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। अब ये जो विज्ञान है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क की सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है, और अगर कोई साइबर अटैक हो गया तो उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे डेटा वापस लें, और भविष्य में कोई इस प्रकार का अटैक ना हो कैसे ऐसी हम लोग नीतियाँ बनाएं, ये सब साइबर सिक्योरिटी साइंस या फिर साइबर सुरक्षा विज्ञान में ही सम्मिलित है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया ये सभी श्रेणियों के डेटा को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जो इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, जो संवेदनशील डेटा होता है, उसके चोरी
या उसके नुकसान की संभावना की परिस्थिति में यह बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत डेटा चोरी होता है तो भाई उसका जीवन संकट में आ सकता है। अगर एक संगठन की बात करूं, उसका डेटा चोरी हो जाता है तो उस पर विनाशकारी आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। पूरी वो कंपनी बंद हो सकती है, संगठन की जो छवि है वो धूमिल हो सकती है। उसके अलावा अगर किसी सरकार का, किसी राष्ट्र का कोई डेटा गलत हाथों में चला जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एक जोखिम बन सकता है। तो यानी कि भले ही एक व्यक्ति हो या कोई संगठन हो या संपूर्ण राष्ट्र हो, लेकिन साइबर सुरक्षा सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने पूरी ऊपर बात की उसी को समराइज करके, उसी को जोड़ के नीचे ये लिख दिया कि भाई मैंने जो ऊपर बताया है उसके आधार पे ही कह रहा हूँ कि ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपका उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अपने आज के डिस्कशन में हम यहीं तक के क्वेश्चंस रखेंगे। आने वाले डिस्कशन में हम इसके आगे के सवाल पूरे करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।